हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। स्वागत आप सभी का दोबारा मेरे क्लास में। आज की क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में, और वहां से हमें एक थ्योरी मिली थी, याद है? वो थ्योरी मिली थी बेटा हमारे पास में, हमें अपनी केंजियन थ्योरी के बारे में, दैट मींस जेएम कीनीज के बारे में। आज उसी की थ्योरी को आगे कंटिन्यू करके मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आज वाला पार्ट, जिसका नाम है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो हम अलग से पढ़ते हैं। बेटे अलग से क्यों पढ़ना है? मैंने हमेशा बोला है इकोनॉमिक्स के अंदर हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, तो इस बात को प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कैसे कनेक्टेड है। आओ दिखाता हूं। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप पढ़ते हो, जिसे बच्चे अक्सर रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज मैं आपको इसके कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाला हूं कि कैसे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। स्टार्ट करें, आओ। तो नोटबुक निकाल लो, आपको डायग्राम अभी नहीं बनाना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आओ बेटे आओ, चलते हैं आगे। तो जैसे जैसे हम अपने पास मूव करते रहेंगे, टारगेट समझना, पहले समझेंगे उसके बाद नोट करना प्लीज, ठीक है? नोटबुक ओपन करो, लेकिन पहले समझना है उसके बाद नोट करना है। चलें, आओ। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं, जहां से हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए बेटा, लास्ट क्लास में क्या आपने ये पढ़ा था ना, केंजियन थ्योरी? बताओ बताओ बताओ, क्या ये सबको याद है कि केंजियन थ्योरी, कीनीज की जो थ्योरी थी कि दैट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑल आर इंटर रिलेटेड? याद है या नहीं याद है? हमें याद है सर, हमें याद है। तो बेटा वहीं से, उसी पार्ट से पिक कर रहा हूं सर। कनेक्शन दिखाता हूं, देखो आओ बात करते हैं। याद करो, क्या कीनीज कीनीज की थ्योरी के अंदर हमने जो कंटेंट सीखा था, लेट्स सपोज हमने जाना कि कीनीज की थ्योरी थी शॉर्ट टर्म बेस। मैं चाहूंगा बेटा जब तक आपका ये वाला आंसर आपको ना मिल जाए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, कैसे बना, कौन कौन से प्रो कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं, तब तक अपने पार्ट को कनेक्टेड रखना है अपने पास, तभी आप नोट करेंगे, ठीक है? ओके, आओ बात करते हैं। तो पहला वर्ड आया बेटा, याद करो, कीनीज की थ्योरी शॉर्ट टर्म बेस्ड थी। सेकंड, कीनीज की थ्योरी क्लोज इकोनॉमी पर बेस्ड है, दैट मींस ये ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करती, क्लोज इकोनॉमी की बात करती है। हमने जाना भैया कीनीज की थ्योरी के अंदर आपके पास में ये शॉर्ट टर्म के बाद, उसके बाद एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होता है। हालांकि इसका वन बाय वन डिटेल्ड डिस्कशन मैं करूंगा, लेकिन मैं आपके इन पार्ट्स में से, कीनीज की उसी पार्ट में से आपकी अजम्पशन उठा रहा हूं क्लोज्ड इकोनॉमी वाली। सर समझना, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कीनीज की इसी थ्योरी पर बेस्ड है। क्या बात कर रहे हो? सच्ची मुच्ची बेटा, सच्ची मुच्ची। आओ बताता हूं कैसे, दिखाता हूं। तो मैं अभी इसकी एक थ्योरी में से पिक कर रहा हूं, कौन सा पार्ट, नोट करना, समझना ध्यान से। यहां से कंसेप्ट चालू होता है हमारा। जब कीनीज ने कहा था क्लोज्ड इकोनॉमी, तो मीनिंग हमने पढ़ा था कि सर एन इकोनॉमी विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इसका थ्योरेटिकल आंसर है वो ये होता है ना, कि यानी एक इकोनॉमी जिसका अब्रॉड के साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। याद आया? अब बात समझते हैं। तो क्या इसका मतलब, मुझे बताओ, दो वर्ड समझता हूं। इकोनॉमी है तो खर्चे भी होंगे और प्रोडक्शन भी होगा, दो चीज तो है ना, सोचो ध्यान से। तो मतलब क्या पढ़ा था? एन इकोनॉमी, आई कैन यूज द वर्ड एन इकोनॉमी, कौन सी बेटा? विच डू नॉट हैव, which do not have any economic relation, मीनिंग लिख रहा हूं इसका मैं, any economic, याद आ रहा है? इकोनॉमिक वर्ड सीखो ना, इकोनॉमिक इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, इकोनॉमी इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, याद है? इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलूं या बोलूं अब्रॉड, बात तो एक ही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अपने इकोनॉमी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही कहलाता है। तो एक बात बताओ, यहीं से कंसेप्ट निकलता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में अगर हमें कंसेप्ट डिफाइन करना हो, कौन से वाला? सर आप तो कंसेप्ट पे आ रहे हो, आ रहा हूं बेटा, सुनो तो सही ध्यान से। मैंने वो पार्ट को पिक किया था, कनेक्शन शो कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? समझना। तो जवाब दो, क्या अगर मैं यहां पर ये कहूं कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी तो भैया आपकी एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी की डिमांड क्या बोलेगी? द डिमांड ऑफ एंटायर इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, रिमेंबर। दूसरा था कंसेप्ट ऑफ एएस, जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। हालांकि आगे हमारे पास एडी और एएस का चैप्टर भी आने वाला है, रिमेंबर। बट मुझे अभी आपको बताना है इसके बारे में, एडी के बारे में, तो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं।
तो याद करो, जब हम अपने पास में बुक के अंदर सिलेबस के पार्ट के अंदर लिखा जाता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो हम ये बात लिखते हैं इस तरीके से दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। याद आया? नॉर्मली आपने इक्वेशन काफी बार देखी होगी दैट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, बट क्या इस इक्वेशन का फंडामेंटल बेस समझ पाए? अगर मैं दिखाना चाहूं, यही है बेटा आपका फोर्थ सेक्टर। C consumption, that is private consumption expenditure, we can say household sector. I is called private investment expenditure, that is called producer sector. G is called government expenditure, that is called government sector. And X is called export net export, that means आपके पास rest of the world। चार सेक्टर की बात है। तो आइए, हिंट मिल चुका है, अब इसको कंटिन्यू करता हूं। समझा ध्यान से बात को। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहां जो अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्लोज इकोनॉमी है, तो भैया खर्चे तो इसमें भी होंगे, और इकोनॉमी तो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में खर्चे भी तो होंगे और सप्लाई भी होगी। तो एक बात बताओ, पहले बात समझता हूं, क्या डिमांड का रिलेशन और सप्लाई का रिलेशन किससे है? मतलब सोचो ध्यान से, डिमांड का रिलेशन एक्सपेंडिचर के साथ में है या डिमांड का रिलेशन प्रोडक्शन के साथ में? सोचो ये बात, सोच के देखो। डिमांड की जब बात करता हूं कि भैया डिमांड, क्योंकि डिमांड का अलग चैप्टर पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, टेल मी डिमांड का रिलेशन किसके साथ में है? किसके साथ में? सर क्या एक्सपेंडिचर के साथ में नहीं है? कि मैं विलिंग टू बाय, मैं खर्च करना चाहता हूं। रिमेंबर दैट मीन्स, ये बात तो हमें पता है। तो डिमांड का रिलेशन किससे है मेरे लाल? इसका रिलेशन है एक्सपेंडिचर के साथ में, और सप्लाई का रिलेशन है किसके साथ में? प्रोडक्शन के साथ में। क्योंकि चीजें जब प्रोड्यूस होंगी, बनेंगी, तभी तो सप्लाई होगा, है ना? और जब कोई खर्च करना चाहेगा तभी तो डिमांड कहते हैं उसको आप लोग। तो अभी तो मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस यहां पर एग्रीगेट डिमांड वाले पार्ट को उठा के आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ये डायग्राम बना कैसे एक्चुअली। और गारंटी है इसके बाद में आप कभी भी इस पार्ट को नहीं बोलेंगे, श्योरिटी मेरी है। आओ, तो मैं अब इसके क्लोज इकोनॉमी वाले पार्ट में उठा रहा हूं एग्रीगेट डिमांड वाले पार्ट को। मतलब इकोनॉमी के अंदर मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? अब यहां से आप प्रॉपर नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बात समझते हैं। तो जैसे ही हमने लिखा दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर इसका मीनिंग क्या हुआ? आओ दिखाता हूं। अब मैं वन बाय वन पूछूंगा, प्लीज चेक करना वही है या नहीं है। तो डिमांड का रिलेशन, डिमांड का मीनिंग किससे है? डिमांड रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। याद आया? डिमांड का रिलेशन खर्चे से है। तो यहां पर ए का मतलब क्या होता है? एडी में ए का मतलब क्या होता है? सर एडी में ए का मतलब होता है अग्रीगेट। याद आया? तो अग्रीगेट मतलब सम टोटल, ग्रोस कहूं, सम टोटल कहूं या अग्रीगेट कहूं, मतलब तो सेम ही है भाई, सेम मतलब है ना। तो बात समझना, ए इज कॉल्ड अग्रीगेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं अग्रीगेट को बोल सकता हूं सम टोटल? बोलो यस और नो, मीनिंग ही तो है। अग्रीगेट को मैं ग्रोस कहूं या सम टोटल कहूं, मतलब तो सेम ही है, मीनिंग तो वही होता है उसका। तो मीनिंग क्या बना? क्या बताओ? अग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। यस और नो? हम बात ही कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, कर रहे हैं नहीं कर रहे? हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। तो क्या बोल सकता हूं अग्रीगेट डिमांड मींस सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी के अंदर होने वाला खर्चा, उस पूरे खर्चे का सम टोटल ग्रोस, दैट इज कॉल्ड अग्रीगेट डिमांड। यस और नो? और इवन जब चैप्टर पढ़ोगे ना, एडी वाला पढ़ाऊंगा, वहां पर मीनिंग भी यही लिखा हुआ है, द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये मीनिंग लिखा जाता है वहां पे। अभी वहां पे नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे बात करते हैं। तो मीनिंग क्या बना? मीनिंग बना मेरे लाल सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब सोच के देखो, क्यों ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स ही लिखा गया, कुछ और क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के अंदर यही चार खर्चे होते हैं। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, सोच के देखो, रट्टा क्यों मारना है, सीख के पढ़ेंगे, कंसेप्ट है भाई। किसी भी इकोनॉमी के अंदर यही तो चार खर्चे होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो यहीं से आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप बात समझते हैं। तो एडी का मीनिंग क्या हुआ? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के अंदर होने वाला खर्चों का टोटल जोड़। रिमेंबर, अब बात आई सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एन एक्स क्या है। तो लो भैया, पहले इनका नाम लिखता हूं, फिर मैं बताऊंगा सेक्टर कौन कौन से हैं। आप खुद बताना, खुद चेक करना कि सेक्टर कौन कौन से बनेंगे। तो क्या मैं सी का नाम बताऊं? सी को कहा जाता है बेटा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? सी इज कॉल्ड
प्राइवेट कंजम्पशन, गाना गा के बोलो, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सी इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रिमेंबर, ये बन गया हमारा सी वाला पार्ट, इसको मीनिंग का नाम है, अभी लिखवाऊंगा इसके बारे में, प्रॉपर लिखवाने वाला हूं। आई का मतलब क्या होता है? आई इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इनका नाम है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या बोलूं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो यस और नो। समझो, पहले पहले नोट बाद में करना, पहले समझ लेना पहले पार्ट को। तो सी इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब क्या हुआ? क्या लिखूं, क्या लिखूं सर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लो भैया, तुम तो भैया ज्ञानी हो, ज्ञानी। जी इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रट्टा मारना मना है, हर चीज सिखाऊंगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना बेटा, कवर करना जरूरी याद से। तो प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एनेक्स क्या होता है? एनेक्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एक्स माइनस एम। एम इज डिनोटिंग इंपोर्ट, एक्स डिनोटिंग एक्सपोर्ट। तो ये चार नाम है, ये चार नाम है एडी में जो हम लिखते हैं। सोचो ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर खर्चे को नाम बताओ, सोचो ध्यान से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई कंजम्पशन किसकी बात कर रहे हो? यहां बात की जा रही है हाउस होल्ड के बारे में। जब कंजम्पशन वर्ड प्राइवेट वर्ड के साथ जुड़ता है तो किसी कंपनी या बिजनेस की बात नहीं कर रहा होता, वो हमारी बात कर रहा होता है। दैट मीन्स हाउस होल्ड की बात कर रहा है। हम जिन चीजों को खरीद रहे हैं, वॉच, ये कपड़े, खाने पीने का आइटम, वो क्या है? हु वी आर, हम हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर वन। नंबर टू, और कौन सा खर्चा होता है? सर जितनी ये फैक्ट्रीज, मशीनें, कंपनी लिखती है आपको, ये जो खर्चा करती हैं, मशीनें लगाती हैं, फिक्स असेट लगाती हैं, टूल्स लगाती हैं, प्लांट लगाती हैं, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो खर्चा किस में आता है? उसे बोलता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट मींस एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर या फर्म या मैन्युफैक्चरर, किसमें? इन सम फिक्स टूल्स, फिक्स असेट्स में जो खर्चा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर टू। नंबर थ्री, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है, लेकिन सर गवर्नमेंट में फिर कंजम्पशन अलग अलग क्यों है? समझो ध्यान से, दोनों होते हैं। गवर्नमेंट के खर्चे को कलेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि सोचो, जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, बनता है ना हर साल गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है बेटा, सोचो उसके अंदर क्या गवर्नमेंट अलग से लिखती है कि कंजम्पशन वाला ये, इन्वेस्टमेंट वाला ये? नहीं सर। रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये गवर्नमेंट जो बना रही है क्या है? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन उसी तरफ जब गवर्नमेंट होता है ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, भाई सुन लो, अभी लिखाने वाला हूं पूरा पार्ट में, लिखवाने वाला हूं, पहले सुन लो, ठीक है? जब गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों लोगों को खाना देती है, एग्जांपल सस्ते रेट में बेचती है ना, होता है, सुना है ना? तीन बातें आएंगी आगे हमारे पास में इसके ऊपर, अभी सुनो ध्यान से। तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनको सैलरी बांट रही है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट गरीब लोगों को सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड करवा रही है, तो खर्चा नहीं है क्या? खर्चा नहीं है, खर्चा है। तो वो खर्चा किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई इज कॉल्ड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट अपने बजट को हमेशा कलेक्टिव फॉर्म में शो करती है, इसलिए हम यहां पर प्राइवेट की तरह गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही होता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रिमेंबर, उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? एक्सपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? नॉर्मल बच्चे से मीनिंग पूछेंगे ना, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो बोलेगा एक्सपोर्ट का मतलब होता है सर जब बाहर हम सामान भेजते हैं, इसको बोलते हैं। सर क्या एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ क्या कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड के अंदर वहां के लोग हमारी इकोनॉमी की जिन गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, अब्रॉड की बात कर रहा हूं, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अब्रॉड के लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी की कर रहे हैं, दैट टर्म विल बी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट, उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा। सेम हमारी रेजिडेंट्स, हमारी इकोनॉमी के रेजिडेंट्स वहां के लोगों की सामान की जो डिमांड कर रहे हैं, होता है ना, मैक्सिमम तो सामान वही वाला हमारे पास तो इंपोर्टेड आइटम है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट एंड नेट इंपोर्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर है? तो अब बात समझना, अब जो मैं बात पूछने वाला हूं, तो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैंने एक नाम बोला कि जो खर्चा कंजम्पशन पे किया जा रहा है बाय द हाउस होल्ड, बोलो वर्ड यूज किया नहीं किया? जो खर्चा कंजम्पशन पे किया जा रहा है बाय द हाउस होल्ड, उसे कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर।
तो मतलब जब आप अपने पास में इकोनॉमिक्स में कहीं भी सीखते हो कंजम्पशन का पार्ट, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर वन। नंबर टू, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बताना। क्या एक हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करता है या प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट करता है? कौन करता है सर? प्रोड्यूसर करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और एक चीज और सीख लो, गलती कभी मत कर देना इस चीज को लेके। अक्सर बच्चों को एक डाउट रहता है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, फर्म, सेलर क्या क्या होते हैं। इन सब के मीनिंग अलग अलग तरह से याद करता नहीं करने, इन सब के मीनिंग सेम होते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर सेलर का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चरर, फर्म को बोलते हैं जो सामान बना रहा है। तो बताओ इस सेक्टर का नाम क्या दोगे? इसका नाम अगर हाउस होल्ड कौन सा बन जाएगा? इट विल बी टर्म्ड एज प्रोड्यूसर सेक्टर। बोलो हाँ है ना? या प्रोडक्शन सेक्टर। देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोलूं सी प्लस आई मिलके क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इट इज टर्म्ड एज टू सेक्टर इकोनॉमी। बोलो याद रहेगा। नंबर टू, तीसरे का नाम तो क्लियर है, कौन है वो? गवर्नमेंट। मतलब कौन सेक्टर है? इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर। तो बताओ अगर सी प्लस आई प्लस जी बना दूं तो क्या बन जाएगा? ये तीनों मिलके कहलाएंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। बोलो यस और नो। दो के दो वाला, तीसरा वाला क्या बनेगा? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ क्या बन जाएगा? अगर आपके पास आप अब्रॉड की बात भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जोड़ते हो, तो क्या बन जाएगा? फोर सेक्टर इकोनॉमी। बोलो समझ में आया? दैट मींस इट इज, कौन सा बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पास स्पेसिफिकली चार सेक्टर की बातें की जाती हैं, हालांकि पांच होते हैं, एक और भी होता है फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग की बात करते हैं, बट यहाँ चार की बातें सिलेबस में आती है। तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्हीं के बारे में आपका सेक्टरल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो बात करता है। यू कैन सी दिस। हाउस होल्ड की बात करते हो, बिजनेस मतलब कौन है? इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। फॉरेन सेक्टर मतलब कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। नाम यूज कर सकते हो, ये मत सोचना यही फॉरेन लिखना होता हमेशा। नो, यू कैन यूज द वर्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां क्या लिखा? गवर्नमेंट मतलब क्या है? थर्ड सेक्टर हमारे पास में। तो ये चारों सेक्टर के बीच में जो आपस का लेन देन है, इन चारों सेक्टर के बीच में जो आपस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट इज कॉल्ड सेक्टरल फ्लो ऑफ इनकम बोलूं, या इसी को कहते हैं बेटा सर्कुलर। सर्कुलर मतलब भाई आपस में लेन देन क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए नाम पड़ता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेक्टरल फ्लो ऑफ इनकम। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसके ऊपर, अब मैं इसको वन बाय वन बाकायदा प्रॉपर तरीके से समझा के लिखवाने वाला हूं। तो ये चारों के नाम नोट कर लो ताकि तुम्हें क्लियर रहे। आज के तुमसे कोई पूछे कि सेक्टरल फ्लो आया कहां से, तो याद दिला देना कि जीएम कीनीज की जो थ्योरी थी ना, उस थ्योरी के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमिक कांसेप्ट था ना, उसके अंदर एडी, जहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसमें चार खर्चे होते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जीएम कीनीज के अंदर फोर सेक्टर लिया नहीं जाता। कौन लेते हैं? तीन ही सेक्टर लेके चलते हैं। रिमेंबर, आगे बात करते हैं। अब इसी पार्ट को मैं आपको लिखवाता हूं, स्टार्ट करें। तो वन बाय वन लिखेंगे। व्हाट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, बट शुरुआत के पार्ट में पहले मैं आपको आपका सेक्टरल फ्लो बना के दिखाता हूं। स्टार्ट कर सकता हूं? कुछ ही नहीं करना, बस सुनते रहो और सुनते हुए रिप्लाई करते रहो अपने मन से। अच्छा आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब बात करता हूं, जवाब दो बेटे। वन बाय वन लिखता हूं। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, कौन सा? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हालांकि प्रॉपर मीनिंग लिखवाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, ओके, सुनते रहो। तो पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब बात कर रहा हूं किसकी बेटा? ओनली कंजम्पशन की। मीनिंग क्या बोला मैंने? दैट एक्सपेंडिचर, रीडिंग कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। क्या बोला मीनिंग मैंने? दैट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, expenditure by the household on consumption of goods and services is known as private consumption expenditure. The expenditure by the producer in some fixed tool, that is fixed assets for the purpose of making profit, is called private investment expenditure. दूसरा उसका expenditure by the government क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज कॉल्ड टर्म्स एज नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो पहले मैं दो बातें पूछ रहा हूं, तो हम हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ बेटा। वी टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी, द सेक्टरल फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? ओनली दो लेके चलने। दो कौन से? स्टार्टिंग वाले सोचो, शुरुआत के दो कौन से हैं? सर वही है, हाउस होल्ड वाला और प्रोड्यूसर वाला, वही तो दो है ना। आओ बात कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको नाम दे दूं टू सेक्टर इकोनॉमी, या आई कैन यूज द वर्ड सेक्टरल, सेक्टरल क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो सेक्टर्स के बीच में।
वो भी कौन सा, इन टू सेक्टर पार्ट। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो पहला सेक्टर कौन सा हो बेटा, बताओ, सोचो। पहला बना हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा कौन सा है, बनाओ बनाओ बनाओ, कौन सा बनेगा, सेकंड था सर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो रट्टा मारना मना है, सीखना चालू करो, बहुत हो गया रट्टा, अब सीखो, सीखे बिना समझ में कभी नहीं आएगा। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, अब सोचना, क्या मैं हाउस होल्ड सेक्टर को सी अल्फाबेट से डिनोट कर सकता हूं, सोचो, क्या हाउस होल्ड सेक्टर को सी से डिनोट किया जा सकता है, यस और नो, आंसर इज यस। दूसरा, क्या प्रोड्यूसर सेक्टर को मैं आई से डिनोट कर सकता हूं, कर सकते हो सर, क्योंकि रीजन इज सी इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेक्टर का नाम क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर। आई इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और सेक्टर का नाम क्या हो गया, बोलो, प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर। बात एक ही है भाई साहब, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, आओ बात करते हैं। अब बताओ, अब मेरा प्रश्न शुरू हो रहा है आप लोगों से। तो क्या जब ये सेक्टर होंगे तो क्या इन सेक्टर के बीच में, बताना, क्या इन सेक्टर्स के बीच में आपस में कोई लेन देन नहीं होगा क्या, बताओ, क्या इन सेक्टर्स के बीच में आपस में कोई लेन देन नहीं होगा, मतलब क्या हाउस होल्ड का, हमारी बात कर रहा हूं सुन लो, क्या हाउस होल्ड का प्रोड्यूसर से कोई लेना देना है या नहीं है, सोचो। अभी 2 बता रहा हूं, फिर 3 बताऊंगा, फिर 4 पे आऊंगा, ठीक है, बताओ मुझे, क्या हाउस होल्ड का प्रोड्यूसर से कोई लेना देना है या नहीं है, क्यों नहीं है सर, है ना। जो सामान आप यूज कर रहे हो, ये कपड़े पहन रखे हैं, रिमेंबर, ये वॉचेज, ये ग्लासेस, ये माइक, ये सब कुछ किसने बनाया तो होगा ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर हमें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, सोचो। क्या प्रोड्यूसर सेक्टर, इवन मैं कहूं सर्विस क्यों बोलते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, तो क्या मैं प्रोड्यूसर हुआ, आंसर इज यस, प्रोड्यूसर हूं। रिमेंबर, नाउ प्लीज टेल मी, क्या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है इसको, सर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा, बताओ, क्या मैं लिख दूं गुड्स एंड सर्विसेज, रट्टा मारना पड़ेगा क्या इसको, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन ही है सर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने दिया गुड सर्विस, है ना। तो क्या फ्री में मिलती है सर्विसेज, क्या खाने पीने का जो आइटम, बाकी चीज हम खरीद रहे हैं, ये सब कुछ, इवन ऑल दिस थिंग्स, क्या फ्री में मिला, नहीं सर फ्री में थोड़ी मिला, पैसा देना पड़ा, पैसा देना पड़ा ना। तो आपने क्या दिया, क्या दिया, कि क्या बोलूंगा, हाउस होल्ड ने इन गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस क्या किया, परचेज किया, और बदले में क्या किया, बदले में किया खर्चा, खर्चा इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, बोलो क्लियर हुआ। तो पहली चीज तो बेटा ये हो गई कि प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर, नाम बोल रहा हूं इसके मैं खाली, ओके, वो क्या करता है, वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और बदले में हम उसे पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं। तो वो क्या हुआ, तो पहला लेन देन, पहला फ्लो क्या हुआ, खर्चा करेंगे सर्विसेज मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं, नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट गाइस, सुनो ध्यान से बात को। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोड्यूसर है, क्या इसे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सोचो, प्रोडक्शन कहां से करेगा, क्या उसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए क्या, जो फैक्टरी ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड नहीं चाहिए, चाहिए सर, लेबर नहीं चाहिए, चाहिए सर, पैसा नहीं, क्या मशीन नहीं लगाएगा, पैसा चाहिए, चाहिए सर। तो कहने का मतलब, अब सुनना, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर चाहिए होते हैं अपना प्रोडक्शन करने के लिए, यस और नो। अब जानते हो कि एक लाइन लिखी जाती है इधर, हाउस होल्ड क्या बोलते हैं, लिखवाता हूं यहां पे, नोट करना, लाइन लिखो यहां पे, हाउस होल्ड जो होता है, मतलब हमारी बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड ऑन दी, आपने लाइन बुक में देखी होगी, मैं समझ मीनिंग क्या है इसका, हाउस होल्ड ऑन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला, बोला भैया जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका ओनर कौन, उसका ओनर कौन, बोला भैया ओनर मतलब ओनर कौन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर किसी को इस पर डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, अभी आगे वर्ड दोबारा आएगा ये वाला वर्ड, जब नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम कराऊंगा वहां इसको डिटेल में बताऊंगा मैं कि भैया फैक्टर सर्विसेज क्यों बोला गया, फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, क्यों कहा जाता है, क्यों इज द मेन फैक्टर हमारी क्लास का, ठीक है। सुनना, तो कहा गया कि हाउस होल्ड ही इन फैक्टर का ओनर होता है। सोचो, लैंड किसकी, किसकी, हमारी, लेबर भी कौन, हम ही, सर कैपिटल मतलब
जब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी प्रोड्यूसर ने, तो कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा तो घूम के जाता है। हमने बैंक में जमा किया, बैंक ने उसको लोन के रूप में पैसा दिया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या बोलता है सर कैपिटल का पार्ट, उसने अपने पैसा इन्वेस्ट किया। एंटरप्रेन्योर कौन, न्यू आइडियाज देने वाला बंदा भी कौन, सर हम ही है। तो इसलिए कहा गया हाउस होल्ड ही फैक्टर्स का ओनर कहलाता है। तो भैया ओनर है, इसको फैक्टर की सर्विस चाहिए, इसको फैक्टर की सर्विस चाहिए। बताओ प्रोड्यूसर को, सुनना ध्यान से सर, बड़े ध्यान से सुन लो, समझाता मैं अपने आप दूंगा बेटे, तुम बस सुन लो, हर एक चीज डीप में बताऊंगा। जवाब दो, फैक्टर की सर्विसेज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, किसको चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए। तो फैक्टर हैं किसके, हु ऑन द फैक्टर प्रोडक्शन, कौन होता है, हाउस होल्ड। तो फैक्टर की सर्विसेज देगा कौन इसको, सर यही देगा। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं बेटे कि हाउस होल्ड ही प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है, बोलो यस और नो। हाउस होल्ड ही प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है, गलत तो नहीं है ना, सही तो बोला ना, गलत तो नहीं है, बता देना, कमेंट में लिख देना, मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मेरे को भेज देना व्हाट्सएप करके। टेल मी, क्या हाउस होल्ड ही प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विस देता है, लैंड की सर्विस, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देगा सर देगा। तो बताओ एग्जांपल लिखता हूं, सुनना। मान लो हाउस होल्ड ने क्या दिया, हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हालांकि डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा इसका, ठीक है, अभी सुन लो। अभी दिया नहीं दिया, दिया सर। अब बताओ क्या फ्री में देगा सर्विस, क्या हाउस होल्ड को तुमने इतना भोला भाला समझ लिया है कि हाँ भैया अपने पास तो फ्री में है, मैं फ्री में काम करूंगा किसी के लिए, ऐसा है क्या, नहीं नहीं नहीं। तो जब आप हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विसेज देगा, तो बदले में प्रोड्यूसर से क्या लेगा, बताओ, बदले में प्रोड्यूसर से क्या लेगा, फैक्टर की सर्विस के बदले पैसा नहीं लेगा, लेगा सर। तो क्या लेगा सर, लैंड के बदले लेगा क्या, लैंड के बदले लेगा रेंट, लेबर के बदले लेगा वेजेस या कंपनसेशन, कैपिटल के बदले लेगा इंटरेस्ट, याद आया, एंटरप्रेन्योर करेगा प्रॉफिट में शेयरिंग, प्रॉफिट लेगा, हिस्सा मांगेगा डिविडेंड के रूप में। जवाब दो, क्या इसी को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अगेंस्ट दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्या इसी को नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। सोच के देखो और जवाब दो, क्या यही है टू सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो। चेक करो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, नंबर 1 तो ये था, नंबर 2 ये हो गया, तो जो भी लेन देन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बोलो समझ में आया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, बोलो समझ में आया, यस और नो। कोई डाउट रहे भेज देना बेटा, हालांकि डाउट छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों के पास में, समझ में आया। तो ये बन गया हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, द टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो। नोट कर लो इस पार्ट को, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बात करूंगा थ्री सेक्टर के बारे में। अब क्या करूंगा, कुछ नया नहीं करने वाले, इसी के पार्ट में मैं आपका गवर्नमेंट सेक्टर ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। नोट कर लो इस पार्ट को, चलो चलो नोट करेंगे, नोट हुआ, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आओ अब आता हूं, बात करता हूं। चले एक बार मैं इन पंछियों को थोड़ा साइड कर देता हूं ना, ताकि हम अपना थर्ड भी लिख लें। जवाब दो बेटा, अब मुद्दा आया, क्वेश्चन आया कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। विजिबल है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, तुम बताओ। अभी अभी देख के आए थे, C+I कहलाती है टू सेक्टर इकोनॉमी। रेडी हो, करेक्ट है। C+I के साथ में अगर मैंने गवर्नमेंट के खर्चे को भी लेके चला तो उसे क्या बोलोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो अगर मैं अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गवर्नमेंट की बातें भी कर लूं, थोड़ा कलर बदल के लिखते हैं इसका, अगर मैं यहां लिखूं गवर्नमेंट सेक्टर, बताओ अगर मैं लिखूं गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो और ये तीनों क्या बन जाएंगे, तब क्या बन जाएंगे, तब ये तीनों बन जाएंगे बेटा आपके पास थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है आप लोगों से, सोचना ध्यान से इस बात को, क्या हाउस होल्ड का कनेक्शन, हमारी बात कर रहा हूं, बोलना मत बार बार, क्या हाउस होल्ड का कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ नहीं है क्या, है सर है, कैसी बातें कर रहे हैं ना। हाँ, दूसरा, क्या प्रोड्यूसर या बिजनेस या फर्म का रिलेशन, लेन देन गवर्नमेंट से नहीं होता क्या,
उससे भी होता है। एक चीज तो कॉमन है ना, हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और प्रोड्यूसर भी, बिजनेस भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। यस और नो? तो एक तो कॉमन है ना, क्या कॉमन है? कैन आई राइट दिस वर्ड कि हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को, एरो दिख रहा है, एरो क्या देता है? टैक्स पे करता नहीं करता? करता है। सेम प्रोड्यूसर भी क्या करता है? इसको टैक्स पे करता है। बोलो समझ में आया? नंबर वन, ये तो कॉमन है। अच्छा, दूसरी बात, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देता है? सोचो, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को, लोगों को, आम जनता को क्या मिलता है? ये सुनते सब्सिडी दे दी, ग्रांट दे दी, है ना, सामान बांट रही, क्या है? तो क्या इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, रिप्लाई करना, बताना मुझे, क्या गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा? बताओ, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को क्या मिलता है? इंडिविजुअल क्या मिलता है? सर सब्सिडी लिख दो, शॉर्ट में हमें समझ में आ जाएगा, लो लिख दिया। तो जो सब्सिडीज हैं, जो खर्चा है, रिमेंबर, ये नहीं मिलता क्या? सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, ग्रांट, पेंशन, ये है ना, इस सब कुछ क्या कहलाता है? ऑल दिस थिंग्स, स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, आप लोगों को मिलती है ना, क्या है वो? दैट विल बी टर्म्ड एज सब्सिडीज, या खर्चा किसके लिए कर रहा है? हाउस होल्ड को दे रहा है। तो क्या मिला और क्या दिया, ये बन गया गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच की बातें। नंबर वन, इसका बताओ, मैं इसका आपसे पूछ रहा हूं, गैस करो क्या बनेगा। सोचो, गवर्नमेंट से हाउ प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है? सोचो, क्या वही सब्सिडी, कौन सी? ये सब्सिडी अलग है, ध्यान रखना, ये छूट अलग है, ये बेनिफिट अलग है, ध्यान रखना, बट ये वाले बेनिफिट इसको कौन सा मिलता है? इसको मिलती है टैक्स सब्सिडी। क्या मिलती है? टैक्स सब्सिडी। सामान बनाएगा ना, अक्सर सुना आप लोगों ने, एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना, जवाब देना, ठीक है? अक्सर आप मार्केट में जाते हो, डिफरेंट सामान खरीदते हो। आज बहुत बड़ी पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं आपसे। जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्यों सब्सिडी प्लस माइनस होती है, बताऊंगा। अभी सुन लो ध्यान से। आप जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी लिखा होता है। लेट्स सपोज मुझे ये दिख रहा है, इस पे एमआरपी लिखा हो, बेटा एमआरपी लिखा है 159 रुपीज, सुनना ध्यान से। नीचे लिखा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कैन यू प्लीज टेल मी, जरूरी है क्या जो सामान आप मार्केट से लेके आ रहे हो बेटा, वो पूरा का पूरा एमआरपी पे बेचा जाए? काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सामान आपको एमआरपी से कम रेट पर प्रोवाइड करता है वो शॉपकीपर, है ना, करता है। तुम्हें क्या लगता है वो शॉपकीपर तुम पर दयावान है? वो तुम्हारा भला करना चाहता है इसलिए कर रहा है ऐसा? नो, याद रखना बेटे, गवर्नमेंट ही उस प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है टैक्स के अंदर, इसलिए क्योंकि वो टैक्स सब्सिडी का बेनिफिट उसे कंज्यूमर को शिफ्ट करना होता है, उस टैक्स सब्सिडी का बेनिफिट उसे कंज्यूमर को देना होता है। दैट इज व्हाई मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसेस कम होते हैं, कुछ पे एमआरपी चार्ज किया जाता है, याद रखना। समझ में आया? तो मतलब गवर्नमेंट क्या देगी इसको? गवर्नमेंट क्या देगी? गवर्नमेंट से उम्मीद क्या रखेगा भाई, तू ले ले। गवर्नमेंट देती है इसको क्या बेटा? टैक्स में सब्सिडी, सिर्फ सब्सिडी लिखूंगा, टैक्स सब्सिडीज, रिमेंबर। और बताओ, क्या गवर्नमेंट भी, बताओ, सर चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, ओके, बताओ, क्या गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करती है, गुड सर्विस लेती है? सोचो, क्या गवर्नमेंट भी उससे गुड सर्विस लेती है? आंसर इज यस। तो क्या मैं लिख दूं कि गवर्नमेंट इससे क्या करती है? इसको खर्चा देती है, इसको पैसा देगी, फ्री में थोड़ी लेगी गवर्नमेंट, क्या हो गया है? फ्री में थोड़ी सामान बन रहा है ना? गवर्नमेंट खर्चा करती है, प्लस में क्या लेती है? गुड्स एंड सर्विस लेती है। तो बताओ बेटा, ये सब रट्टा मारना पड़ेगा तुम लोगों को। क्या 3 सेक्टर इकोनॉमी देख रहे हैं? पहला फर्स्ट, सेकेंड सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड जी, गवर्नमेंट। तो क्या यही तीनों का रिलेशन कहलाता है हमारा सेक्टरल फ्लो ऑफ इनकम इन, क्या बोलूं, 3 सेक्टर इकोनॉमी? बोलो यस और नो, गलत तो नहीं है, बताओ हाँ या ना। क्या इसी को कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी? यस और नो? देख लो, दिखा देता हूं, आओ दिखाता हूं। सर नोट तो कर, अभी इसको देख लो, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, इन तीनों का जो रिलेशन आपस का लेन देन है, दैट विल बी टर्म्ड एज 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी। और साथ में अगर आ गया कौन? साथ में आ गया अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे आप बोला फॉरेन सेक्टर लिखा हुआ है ना, लिख लो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर साथ में आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अब्रॉड के साथ हमारा क्या रिलेशन है? सोचो,
सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या रिलेशन है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना। तो अगर उसके रिलेशन को मैं यहां पे मेंशन कर दूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्या कर दूं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें कर दूं साथ में, तो क्या वो बन जाएगा हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी? यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आया? तो ऐसे बना आपका 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी वाला कंटेंट। तो अगर साथ में चेक करो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ भी होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन प्रोड्यूसर के साथ भी होता है, और इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड से हाउस होल्ड्स को भी रेमिटेंसेस मिलते हैं। होता है ना भाई, अब्रॉड में कोई बंदा रह रहा है हमारे पास में, कोई लोग रह रहे हैं, तो वहां से पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर हाउस होल्ड को, उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो क्या मिलता है? इसको मिलेगा रेमिटेंसेस। सर बना के दिखा दो ना, बन ही जाएगा पूरा। लो बेटा, सर इसको क्लीन कर देते थोड़ी दिखे आपके पास। 3 तक क्लियर है? बताओ क्या 3 सेक्टर इनकम क्लियर है? 4 बनाओ? आओ 4 बनाते हैं। लो भैया लो, बताओ अगर मैंने यहां पर बनाया कौन सा, अब्रॉड या फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नाम कुछ भी बोलो, रेस्ट ऑफ दी। इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, अक्सर जब भी आपको लोग बोलते हैं कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बेटा कंसेप्ट का मीनिंग जान लो क्या होता है। अक्सर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले बेटा, कॉन्सेप्ट पता, कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट का मतलब होता है इफ यू आर हैविंग द रीजन, अगर आपके पास में रीजन है तो कंसेप्ट है, अगर किसी चीज के रीजन नहीं है तो कंसेप्ट नहीं है। तो क्या बोला, बात समझना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड भी क्या करता है बेटे, प्रोड्यूसर के साथ क्या करता है, यहां पर क्या करता है, सामान को लेता है। रिमेंबर क्या करेगा सर, इसको क्या करेगा, 2 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। प्रोड्यूसर सेक्टर इसे एक्सपोर्ट करेगा, ये इस यहां से मिलेगा एग्जांपल, ये इसे एक्सपोर्ट करता है और बदले में क्या मिलता है, बोलो बोलो बोलो, पैसा नहीं मिलेगा, खर्चा मिलेगा, पैसा। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट रिसीट, रट्टा नहीं मारे, सिंपली लिखते हैं। सोचो, प्रोड्यूसर सेक्टर अब्रॉड को एक्सपोर्ट कर रहा है, सामान देश में बनेगा तभी तो बिकेगा बाहर, एक्सपोर्ट होगा, हाँ ना, हाँ सर। तो एक्सपोर्ट के बदले क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट के बदले मिलेगा सर एक्सपोर्ट रिसीट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट रिसीट्स। समझ में क्या बोल रहा हूं? एक्सपोर्ट के बदले क्या मिला, एक्सपोर्ट रिसीट, मतलब एक्सपोर्ट की रिसीविंग पेमेंट मिला। रिमेंबर सेम। बताओ हाउस होल्ड का क्या करता है, क्या हाउस होल्ड अब्रॉड से इंपोर्ट नहीं करता क्या? बताओ है ना, जो हम लोग बाहर से अब्रॉड के या एमएनसीज के या फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं, मंगवाते हैं, वो इंपोर्ट नहीं होगा क्या? इंपोर्ट होगा। और बदले में क्या करेंगे, हम देंगे उसको इंपोर्ट की पेमेंट। क्या देंगे, इंपोर्ट। इवन डायग्राम में भी नहीं लिखा हो, देखो ध्यान से, ये सब कुछ इस डायग्राम में भी नहीं है, हमने लिख लिया यहाँ पे अपने पास में, इंपोर्ट पेमेंट। बोलो समझ में आया? तो हालांकि ये रिलेशन और भी होता है, अब्रॉड से रेमिटेंसेस भी मिलते हैं, लेकिन मेनली हम ये वर्ड लिख लिया यहाँ पे अपने पास में। तो अगर इतना भी बना के आए तो मोर देन इनफ है बेटा। बताओ क्या आप 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या बन गया ये, दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू 4 सेक्टर इकोनॉमी एंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 4 सेक्टर इकोनॉमी। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भूलना मत, लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्टर के बारे में आपका सर्कुलर फ्लो पूछेगा तो आपको यही बना के आना होता है। 5 सेक्टर पहले था, अब नहीं है। 5 में क्या था, बैंकिंग सेक्टर की बात करता है। बैंक क्या करता है, लोन देता है, पैसा रिसीव करता है। रिमेंबर, तो आपको नहीं बनाना, आपको सिर्फ 4 सेक्टर शो करना है, एंड दिस कंसेप्ट इज योर 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसके बाद क्या कंटेंट है, स्टॉक एंड फ्लो। लेकिन स्टॉक एंड फ्लो वाला कंटेंट मैं आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगा, उसी के साथ पढ़ाऊंगा। तो नोट कर लो इस पार्ट को, दिस इज योर 4 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नोट कर लीजिए। दैट्स इट। होपफुली समझ में सबको आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, है ना? नहीं होगी तो बताना जरूर बेटा, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे, और अच्छा लगा तो ही बताना मेरे को, दोनों चीजें देखनी है। कुछ चेंज करूं, कुछ करूं, या एज इट इज मजा आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? हर चीज लिख के पढ़ो, इकोनॉमिक्स में लिखोगे नहीं तो याद नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, टेक्निकल पॉइंट है ये, ध्यान रखना। तो सीखो इस चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम वाला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, गारंटी है। जिस तरीके से नेशनल इनकम पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों ने वो पार्ट वैसे नहीं पढ़ा होगा और ना ही पढ़ोगे, एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा उस पार्ट को, और ये गारंटी है मेरी, एक सिंगल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल में तुम्हारा गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये 3 पैटर्न, और बाकायदा जो क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में होते हैं उसमें से वो तो आप फिंगर टिप्स पे निकाल पाओगे।
और बड़े क्वेश्चन होंगे उनको भी निकालने का तरीका चुटकी में हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ जाओ, कौन सा गाना? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।